पेशेंट आकर पूछती हैं कि जो मेरे पीरियड्स हैं वो एकदम से इरेगुलर कैसे हो गए। देखिए, जब भी कभी पीसीओडी या पीसीओएस का मरीज आता है तो इसलिए आता है कि उसकी जो मेंसेस है वो इरेगुलर होती है। पीसीओडी और पीसीओएस की बात आती है तो मेंसेस का इरेगुलर होना बहुत सारी वजह से होता है। सबसे पहले तो ये देखना होता है कि आप पीसीओडी या पीसीओएस की रेंज में आ भी रहे हैं। फीमेल्स का वेट गेन हो जाता है एकदम से। वेट गेन को लेकर के फीमेल्स आती हैं, उसमें सबसे मेन रोल होता है हमारे थायराइड ग्लैंड। राइट, जो फीमेल्स हैं उनका फेशियल हेयर होने लगता है तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? जरूरी नहीं कि पीसीओएस है, इसका एक जेनेटिक पैटर्न भी होता है। जो फेशियल ग्रोथ है वो किस पैटर्न पे आ रही है, मतलब वो फीमेल पैटर्न पर है या वो मेल पैटर्न पे है। क्या पीसीओएस में हेयर फॉल हो सकता है? ये पूरी बॉडी पे इम्पैक्ट डाल सकता है। तो चाहे बॉडी में हेयर हो, चाहे वो स्किन हो, चाहे वो लीवर ही क्यों ना हो, आपकी डाइट का मेंटेन ना होना, आपकी अच्छी सी एक्सरसाइज ना करना भी हेयर फॉलिंग का अपना एक कारण है। आज के टाइम पे स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है। जो स्ट्रेस है क्या ये मेन कॉज हो सकता है जो पीसीओएस के केसेस बढ़ रहे हैं? ह्यूमन टेंडेंसी है स्ट्रेस लेना, लेकिन स्ट्रेस के डेफिनेशंस क्या हैं? स्ट्रेस हमेशा हर बीमारी का रिस्क फैक्टर है। सो सर, जैसे कि पेशेंट हमारे पास आते हैं, कहीं से कोई इलाज नहीं हुआ है तो चलो अब होम्योपैथी में चलते हैं, तो वो एक माइंडसेट के साथ आते हैं ये होम्योपैथी में आए हैं तो एकदम कंप्लीट प्योर हो जाएगा। तो क्या ये पॉसिबल है होम्योपैथी के थ्रू? होम्योपैथी पूरी दुनिया की एक इकलौती साइंस है जहाँ पे आपके फिजिकल सिम्टम्स को आपके मेंटल स्टेट के साथ कनेक्ट किया जाता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर हेल्थ अवेयरनेस पॉडकास्ट। मैं डॉक्टर मंजू सिंह फ्रॉम एसबीएल और आज हम इस पॉडकास्ट के दौरान जानेंगे जो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है उससे रिलेटेड डिजीज कंडीशन जिसका नाम है पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सो इसके लिए आज हमारे साथ हैं होम्योपैथी एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर दीपक शर्मा। इन्हें होम्योपैथी की फील्ड में और जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें 20 साल से भी ज्यादा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। सो हम इनवाइट करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर दीपक शर्मा को। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मंजू। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका और एसबीएल का जिन्होंने ऐसा इनिशिएटिव शुरू करा और इस पॉडकास्ट के जरिए आपने बहुत सारी जानकारी होम्योपैथी की पूरी दुनिया में प्रसारित की है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं आपके साथ हूँ। तो सर, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो ओपीडीज में पेशेंट्स आते हैं, तो पेशेंट एकदम से आते हैं कि मेरा वेट एकदम से बढ़ रहा है, पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, फेशियल हेयर ग्रोथ हो रही है और इसके साथ ही कभी कभी ऐसे ही पेशेंट आते हैं, बल्कि मोस्ट ऑफ टाइम की जो फर्टिलिटी से रिलेटेड कंसर्न्स होते हैं उससे रिलेटेड भी हमें कंप्लेंट देखने को मिलती हैं। सो जो आज का हमारा पॉडकास्ट है वो यही है कि जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं हमारी प्रैक्टिस में या हमारी क्लिनिक में पेशेंट आकर पूछते हैं उनके आंसर्स के बारे में। बहुत बढ़िया है आपका टॉपिक है। और क्योंकि देखिए मैं पिछले 15 सालों से ज़्यादा से ही पीसीओएस पे काम कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ सब लोगों को कि जो पीसीओएस है और पीसीओडी है इसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है। तो जो पीसीओडी है उसकी फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और जो पीसीओएस है उसकी फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो यहाँ पे फर्क आ जाता है सिर्फ डिजीज का और सिंड्रोम का। तो डिजीज का मतलब होता है कि कुछ पर्टिकुलर चीजों को लेकर के हमने एक ग्रुप बनाया कुछ सिम्टम्स का और उसको हमने डिजीज बोला, लेकिन कुछ ग्रुप ऑफ डिजीजेस को हम लोग सिंड्रोम बोलते हैं। तो पहले हमेशा यही होता था कि हम इसको एक डिजीज मानते थे कि ओवरी की एक डिजीज है, लेकिन अब ये प्रूव हो चुका है कि ये डिजीज नहीं है, पूरा एक सिंड्रोम है जिसमें पूरी बॉडी जो है वो इन्वॉल्व है। और इन दोनों नेम से जो हमारी जनरल पब्लिक है वो हमेशा कंफ्यूज रहती है। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि पेशेंट आकर पूछती हैं कि जो मेरे पीरियड्स हैं वो एकदम से इरेगुलर कैसे हो गए, क्या रीजन है इनके पीछे? जी देखिए, जब भी कभी पीसीओडी या पीसीओएस का मरीज आता है तो हमसे सबसे पहले वो जो आता है वो इसलिए आता है कि उसकी जो मेंसेस है वो इरेगुलर हो गए या 3 महीने से नहीं आए हैं, 4 महीने से नहीं, सबसे मेन कंसर्न है। तो देखिए, जब पीसीओडी और पीसीओएस की बात आती है तो मेंसेस का इरेगुलर होना बहुत सारी वजह से होता है। जैसे मैंने बताया कि ये सिंड्रोम है तो इसमें कुछ मानसिक चीजें भी इन्वॉल्व हैं, आपके हार्मोन्स भी इन्वॉल्व हैं, उसमें आपका पिट्यूटरी भी इन्वॉल्व है, उसमें थायराइड भी इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले तो ये देखना होता है कि आप पीसीओडी या पीसीओएस की रेंज में आ भी रहे हैं या आपको किसी और बीमारी के कारण की वजह से आपको मेंसेस नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप पीसीओडी पीसीओएस के उसमें रेंज में आ रहे हैं तो आपका इलाज अलग है। किसी और वजह से नहीं आ रहे हैं, जैसे कभी कभी हमारे पास आते हैं जो ब्रेन के ट्यूमर या ब्रेन में हार्मोन रिलीज ना होने की वजह से मेंसेस नहीं आ रहे हैं,
हाँ। तो सबसे पहले तो ये डायग्नोस करना कि मेंसेस क्यों नहीं आ रहे हैं, ये सबसे जरूरी स्टेप होता है। राइट। सो सेकंड क्वेश्चन है कि कुछ फीमेल्स का वेट गेन हो जाता है एकदम से, तो उनका क्वेश्चन रहता है कि मुझे क्या परेशानी हो गई एकदम से कि मेरा वेट एकदम से बढ़ता जा रहा है। जनरली जो वेट गेन को लेकर के फीमेल्स आती हैं उसमें सबसे मेन रोल होता है हमारे थायराइड ग्लैंड। राइट। तो जो थायराइड ग्लैंड होती है वो ये डिसाइड करती है कि आपके बॉडी का जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है वो कैसा रहेगा, आप आज कैसे एक्टिव रहेंगे कैसे नहीं। और उसके पीछे जैसे मैंने बताया कि सिंड्रोम में पूरा एक साइकिल काम करता है, उसके पीछे जो पिट्यूटरी है जो हमारे ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड है वो काम करती है, वो थायराइड को इंडिकेशन देती है। लेकिन मेन प्रॉब्लम अगर ओबेसिटी को लेकर के आते हैं तो उसमें सबसे पहला कॉज हम थायराइड को लेकर के चलते हैं। सो सर, जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल की जो प्यूबर्टी एज पर भी फीमेल्स हैं, इवन वुमेन्स भी हैं, तो एक्ने बहुत हो रहे हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ फीमेल्स का ये क्वेश्चन होता है कि क्या ये हमारा पीसीओएस का कोई साइन हो सकता है या कोई सिम्टम है या क्या है, मतलब जो इतना ज्यादा हो रहा है और ऑयली स्किन हो रही है उसके साथ। देखिए अभी आपने कहा कि प्यूबर्टी की एज में एक्ने अभी हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो अभी हो रहे हैं, वो तो बहुत पहले से चले आ रहे हैं। जब हम टीनेज से लेकर के आगे एडल्ट तक की फेज तक जाते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे बदलाव होते हैं, बहुत सारे हार्मोन के चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से एक्ने जो है वो कॉमनली फीमेल्स को भी आते हैं और मेल्स को भी आते हैं। लेकिन अगर आपको एक्ने के साथ बाकी सब सिम्टम्स भी आ रहे हैं तभी आप पीसीओएस की तरफ मूव करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने सिर्फ एक्ने देखे और आपने अपने अंदर सोच लिया कि तो उसके साथ ये भी होना चाहिए कि हेयर फॉल भी है और वेट भी गेन हो रहा है, तो मल्टीपल हमारा जो सिंड्रोम बना रहा है। उसका सबसे पहला सिम्टम है मेंसेस से रिलेटेड। मतलब अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस से संबंधित कोई भी बीमारी को डायग्नोस करना है तो उसके लिए सबसे पहला सिम्टम जो है वो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के चेंज होने का है। अगर आपको सिर्फ एक्ने हो रहे हैं और आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रेगुलर हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब एक्ने आपको पीसीओडी की वजह से नहीं है, वो किसी और वजह से है। वो हार्मोनल भी हो सकता है, आपकी डाइट की वजह से भी हो सकता है, आपकी लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फीमेल्स हैं उनका फेशियल हेयर होने लगता है जी, तो काफी कंसर्न हो जाता है, इमोशनली डिस्टर्ब भी हो जाती हैं फीमेल, तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? हाँ देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आजकल फेशियल हेयर ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा एकदम से बूम पे आ गया है। इसका भी मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कर दूं कि ये जरूरी नहीं कि पीसीओएस है, इसका एक जेनेटिक पैटर्न भी होता है। मतलब अगर आपकी जेनेटिक्स में आपकी जो फीमेल्स है उनको हेयर ग्रोथ है तो आपको भी आने की संभावना है। तो बहुत सारे हमारे पास फीमेल आती हैं कि हमारी जो जेनेटिक्स थी, मतलब हमारी जो मदर थी, उनको बहुत ओल्ड एज में आए, लेकिन अगर उनको ओल्ड एज में आए तो आपको यंगर एज में आ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमें जेनेटिक्स पर ध्यान देना है। दूसरा ये ध्यान देना है कि आपके जो हार्मोन्स हैं, खासकर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इनकी क्या लेवल चल रहे हैं और इनकी क्या रेशो है बॉडी के अंदर। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो फेशियल ग्रोथ है वो किस पैटर्न पे आ रही है, मतलब वो फीमेल पैटर्न पर है या वो मेल पैटर्न पे है। आपके अंदर कोई टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन जो मेल हार्मोन होता है वो तो नहीं बढ़ रहा है। तो ज्यादातर जो फेशियल ग्रोथ हेयर है वो भी हार्मोन से रिलेटेड होता है। सो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या पीसीओएस में हेयर फॉल हो सकता है, क्या ये मेन कॉज हो सकता है? जी बिल्कुल, जब हमने बात शुरू करी तो हमने बताया कि ये पूरी बॉडी पे इम्पैक्ट डाल सकता है। तो चाहे बॉडी में हेयर हो, चाहे वो स्किन हो, चाहे वो लीवर ही क्यों ना हो, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऑर्गन जो हैं वो इफेक्ट हो जाते हैं। तो हेयर फॉलिंग जो होती है वो एक सिस्टमिक इफेक्ट होता है। मतलब हेयर डिजीज जो पर्टिकुलर हेयर की डिजीज होती है उनको छोड़ करके सिस्टमिक इलनेस जो है वो ज्यादा होती हैं। आपके अंदर विटामिन की कमी, आपके अंदर हार्मोन का इरेगुलर होना, आपकी डाइट का मेंटेन ना होना, आपकी अच्छी सी एक्सरसाइज ना करना भी हेयर फॉलिंग का अपना एक कारण है। सो सर, जैसे कि कुछ फीमेल्स के जो केसेस होते हैं वो मैरिज से पहले डायग्नोस्ड होते हैं कि पीसीओएस है या पीसीओडी है, ठीक है। फिर वो जब उनकी शादी हो जाती है तो बाद में पूछती हैं कि क्या जो ये पीसीओएस है वो हमारी प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकता है? बिल्कुल, जो पीसीओएस है उसकी सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन में इनफर्टिलिटी आती है, क्योंकि पीसीओडी बीमारी जो है वो ओवरी की बीमारी है और अगर ओवरी से अंडा अच्छे से रिलीज नहीं होगा तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी अच्छी नहीं होगी या प्रेगनेंसी शायद ना हो। बहुत सारी फीमेल्स में वो अंडा बाहर ओवरी से निकलता ही नहीं है, उसी के अंदर अंदर वो एक पेरिफेरल अरेंजमेंट बना जाते हैं जिसी को हम लोग एक पीसीओडी का अपीयरेंस बोलते हैं ओवरी के अंदर। तो ये सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन है पीसीओएस या पीसीओडी। सर, देखा होगा आपने कि वर्किंग फीमेल्स हैं, बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग हैं, आज के टाइम पे स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है जी। सो जो स्ट्रेस है क्या ये मेन कॉज हो सकता है जो पीसीओएस के केसेस बढ़ रहे हैं? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है, जब मेरे पास कोई भी मरीज आकर के पूछता है तो मैं उससे पूछता हूँ कि स्ट्रेस नहीं लोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। ह्यूमन टेंडेंसी है स्ट्रेस लेना, क्योंकि जो एनिमल्स है वो तो स्ट्रेस लेंगे नहीं,
तो हमें स्ट्रेस लेनी पड़ेगी क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। लेकिन स्ट्रेस के डेफिनेशंस क्या हैं? हाँ। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस इसमें इसका मेन कॉज है। स्ट्रेस हमेशा हर बीमारी का रिस्क फैक्टर होती है। स्ट्रेस का मतलब है कि जैसे आज हम लोग यहाँ पे एक पॉडकास्ट प्लान कर रहे हैं, हम लोग आप सब आपस में बात कर रहे हैं और हमारा टाइम हमने फिक्स किया। लेकिन अगर हम पहले से इस स्ट्रेस में आ जाएंगे कि यार हम ये कैसे कर पाएंगे, तो ये हमारे लिए एक स्ट्रेस हो गई। अगर हमें पता है कि हमें ये करना है तो बस हमें उसके लिए इंतजाम करना है और हमें अपनी बातचीत शुरू करनी है, तो ये नॉर्मल स्ट्रेस कही जाएगी। लेकिन अगर हम इसी को सोचते रहते तो शायद ये स्ट्रेस हो जाती। तो स्ट्रेस लेना ह्यूमन टेंडेंसी है, लेकिन उतना मत लीजिए जिसका कोई डिजीज कंडीशन में आप कन्वर्ट ना हो जाए। तो ये कभी भी मेन कॉज नहीं होती है स्ट्रेस हमेशा किसी भी बीमारी का रिस्क फैक्टर होता है। सो सर, जैसे कि पेशेंट हमारे पास आते हैं कि कहीं से कोई इलाज नहीं हुआ है तो चलो अब होम्योपैथी में चलते हैं, तो वो एक माइंडसेट के साथ आते हैं कि होम्योपैथी में आए हैं तो एकदम कंप्लीट क्योर हो जाएगा। तो क्या ये पॉसिबल है होम्योपैथी के थ्रू? एक और अच्छा सवाल आपने पूछा होम्योपैथी के लिए, तो मैं जो सुन रहे हैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी के साथ ज्यादातर यही होता है कि जब सब लोग थक जाते हैं वो सोचते हैं कि चलिए अब होम्योपैथी में इलाज कराने चलते हैं, और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अब 2 मिनट के अंदर या 2 दिन के अंदर हम लोग ठीक हो जाएं। तो जो ये मिथ है लोगों के अंदर, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि होम्योपैथी स्लो तो काम नहीं करती है, तो मैं उनको ये जवाब कर देता हूँ कि होम्योपैथी स्लो काम नहीं करती है। होम्योपैथी के पास मरीज स्लो आता है, बोला जब उसकी पूरी फाइल भर जाएगी तो उनको लगता है कि चलो अब होम्योपैथी के पास चलें। तो सबसे पहले तो जब भी कभी होम्योपैथी के पास मरीज आता है तो बहुत सारे लोग जो होम्योपैथी को नहीं जानते हैं, मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि होम्योपैथी पूरी दुनिया की एक इकलौती साइंस है जहाँ पे आपके फिजिकल सिम्टम्स को आपके मेंटल स्टेट के साथ कनेक्ट किया जाता है। मतलब जैसे अगर कोई पीसीओएस की कोई फीमेल हमारे पास आई तो हमें सबसे पहले तो ये जानना शुरू करना पड़ता है कि आखिर वो कब से बीमार होना शुरू हुई या कब से उसको इर्रेगुलर मेंसेस आए। तो जब हम ये जानने की कोशिश करते हैं तो हम बहुत डीप स्टेट तक भी पहुंचते हैं, बहुत सारी बातें उनसे करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम पूछते हैं, और जब हम पूछते हैं तो हमें पता लगता है कि बहुत सारी कंप्लेंट्स वो लेकर के पहले से ही बैठी हुई है। तो जब होम्योपैथी से इलाज करना शुरू करेंगे तो वो लेयर वाइज होगा, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। इसीलिए हम होम्योपैथी में अपनी एक प्रॉपर केस टेकिंग लेते हैं, जिसको कि लोग समझते हैं कि हमें 1-1 घंटे से क्या केस टेकिंग पूछी जा रही है। शायद उन लोगों को रिजल्ट बाद में पता चलता है, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि वो जो पेशेंट आते हैं वो कहते हैं कि हम 1 दिन में ठीक हो जाएं। अगर आपकी डिजीज कोई भी क्रॉनिक कंडीशन है तो कहीं ना कहीं टाइम लेगी और वो अपना प्रॉपर ठीक होगी भी जी। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा सब्र करने की भी जरूरत है। हाँ, यदि आपका कोई डिजीज कंडीशन एक्यूट है, नॉट दिस पीसीओएस, तो जो होम्योपैथी है वो काफी अच्छे से रिजल्ट भी देती है और जल्दी भी रिजल्ट देती है। हाँ, देखिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी कभी होम्योपैथी काम करती है तो जैसा भी डॉक्टर मंजू ने कहा कि बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, बहुत लंबी एक केस टेकिंग होती है। उसका पर्पज सिर्फ यही होता है कि हमें अपनी दवाई तक पहुंचने के लिए एक जानकारी चाहिए होती है, और वो जानकारी एक मरीज के लिए बहुत छोटी हो सकती है, लेकिन हमारे लिए वो जानकारी बहुत बड़ी हो सकती है। तो कभी कभी केस टेकिंग को 10-15 मिनट में भी हो जाती है, कभी कभी उसको 1 घंटा भी लगता है, कभी कभी उसको 1 महीना भी लग जाता है, अलग अलग विजिट्स के अनुसार। तो जो दवाई है उस तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी चीजों तक पहुंचना पड़ता है। तो सर चलो अब चलते हैं कि हमारा जो ये पीसीओएस है किस तरीके से हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में आ गया है, क्यों इसके केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं? जी, ये अच्छा सवाल है कि पीसीओडी से हम पीसीओएस तक कैसे पहुंचे। मतलब एक छोटी सी 2x3 इंच की 1 सेंटीमीटर की एक ओवरी उतना धमाल मचा रही है कि उससे पूरा शरीर खराब हो जा रहा है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल बुक के हिसाब से 28 डेज का होता है, जिसमें +-7 डेज जो है वो नॉर्मल कंसीडर किए जाते हैं। तो बहुत सारी फीमेल्स तो इसलिए अभी स्ट्रेस में आ जाती हैं कि उनका 3 दिन पहले हो गया या 4 दिन पहले आ गया, तो +-7 डेज कोई बड़ी बात नहीं होती है। हाँ, अगर आपका इरेगुलर पैटर्न है, मतलब जैसे आप 28 दिन पे आया, फिर उसके बाद 36 पे आया, फिर उसके बाद 35 पे आ गया, या फिर वो 15 दिन पे आ गया, तो इसको एक इरेगुलर पैटर्न करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी होता है कि इरेगुलर मेंसेस हैं या नहीं है। अब दूसरा सवाल कि ये हुआ कैसे, ये मेन कॉज है। जो सबसे मेन कॉज है वो है हमारी डाइट का एकदम से बदल जाना, हमारी लाइफस्टाइल का एकदम से बदल जाना। तो बहुत सारी फीमेल्स जब मुझसे पूछती हैं कि ये एकदम से कैसे हो सकता है, तो मैं उनको बताता हूँ कि अगर आप अपने पूर्वजों को देखेंगे, अपने पूर्वजों की जो फीमेल्स हैं उनको देखेंगे, तो वो बहुत सारी एक्सरसाइज करती थी, जैसे नीचे बैठ करके पोंछा लगाना, चक्की चलाना, बहुत दूर तक खेतों में जाना, उनकी अपनी एक एक्सरसाइज होती थी। और डाइट को लेकर के बहुत रेस्ट्रिक्शंस होती थी।
आप देखिए बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहाँ पे पीसीओएस एकदम बूम पे आ रही थी, उन्होंने अपनी डाइट को चेंज किया, वहाँ के लोगों ने एक्सरसाइज बढ़ाई तो वहाँ पे पीसीओएस कम हो गया। लेकिन हमारी इंडिया के अंदर अब ये बूम पे आता जा रहा है क्योंकि हम लोग अपनी जीवन शैली को बदलते चले जा रहे हैं। जब लाइफस्टाइल की बात आती है तो सबसे पहले मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक पॉइंट है जो हमेशा मैं अपने पेशेंट से पूछता हूँ, खासकर लाइफस्टाइल डिजीज के जितने भी पेशेंट हैं, कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं। तो मैक्सिमम लोगों का आजकल जवाब आता है कि सर 8 बजे के बाद या कभी 9 बजे के बाद या फिर कभी कभी 11 बजे भी फीमेल्स वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है तो लोग आराम से उठ जाते हैं। तो मैं उन सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो बॉडी है, चाहे वो एनिमल्स की हो चाहे ह्यूमन बॉडी हो, ईश्वर ने कुछ ऐसी रचना की है जिसमें से कुछ पॉजिटिव हार्मोन सुबह 4 बजे के बाद ही रिलीज होंगे और वो सिर्फ मैक्सिमम 7 बजे तक रिलीज होते हैं। इसीलिए हमारे सारे पूर्वज कहते थे जल्दी उठो जल्दी उठो जल्दी उठो, लेकिन इस बात को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो मैं चाहता हूँ कि इस बात को इस पॉडकास्ट के जरिए आप सब लोग समझो कि सुबह उठना क्यों जरूरी है, क्योंकि वो हार्मोन जो आपके मेंसेस को रेगुलर करेंगे उसमें से मैक्सिमम हार्मोन सिर्फ सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक ही रिलीज होते हैं। अगर आप उसके बाद उठ रहे हो तो हो सकता है कि आपको लाइफ लॉन्ग दवाई के साथ ही रहना पड़े। और अगर आप आज की जो यंग जनरेशन है उसको आप देखेंगे तो जो नाइट के में जागने की आदत बहुत ज्यादा है कि हम अपना नाइट में काम करेंगे, आराम से सुबह उठेंगे, तो ये भी एक बहुत मेजर कॉज है। और जो हमने अभी बात करी थी स्ट्रेस की, स्ट्रेस कहीं ना कहीं एक मेजर रोल प्ले कर रहा है कि एक रिस्क फैक्टर है, बट यस स्ट्रेस इज देयर। यस, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि स्ट्रेस उन्होंने अपने आप बनाया ना। अपने आप को ओवरलोड करके नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। वो जो काम है वो रात की बजाय दिन में भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने ऐसी आदत नहीं बनाई है, उन्होंने सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं बनाई है, तो फिर उनको रात को काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मेरे पास आके कहते हैं कि रात को थोड़ी शांति रहती है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि वो जो शांति है वो आपको दिन में भी मिल सकती है, बस आपको ढूंढना है, उसके लिए स्ट्रेस नहीं लेनी है। उसी स्ट्रेस की वजह से हो सकता है कि पीसीओएस हो जाए। तो स्ट्रेस उतनी नहीं लेनी है जिससे आपको कोई बीमारी हो जाए। आप पढ़ाई की स्ट्रेस लो, आप अपने काम की स्ट्रेस लो, कहीं घूमने जाना है उसकी स्ट्रेस लो, लेकिन आप अननेसेसरी स्ट्रेस लोगे तो बीमारियां क्रिएट होंगी। सो सर, इस पॉडकास्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है उस पर आते हैं, जो कि शायद बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, कि जो पीसीओएस है उसमें हम कैसे लाइफस्टाइल चेंज करें ताकि हम उसको प्रिवेंट कर सकें और जो अभी सिचुएशन है किसी की उसको ठीक कर सकें और उसमें हम आगे अपनी जो हेल्थ है उसको मेंटेन कर सकें। जी देखिए, जैसे अभी हमने लाइफस्टाइल की बात करी थी, तो उसमें सबसे पहला जो मेरा एडवाइस रहता है वो तो रहता है सुबह उठने का। कि आप सुबह कैसे भी करके बस 6 बजे के पहले उठो, उसके बाद अपनी दिनचर्या को शुरू करो। और जब भी आप कभी खाना खाओ तो आप खाना ये सोच करके खाओ कि हमें अपनी बॉडी के लिए खाना है, अपनी जीभ के लिए नहीं खाना है। तो मैक्सिमम फीमेल्स या मैक्सिमम लोग आजकल जो खाना खाते हैं वो ज्यादातर सिर्फ हम अपनी जीभ के लिए खा रहे हैं, हम अपनी बॉडी के लिए नहीं खा रहे हैं, अपनी हेल्थ के लिए नहीं खा रहे हैं। तो जो डाइट है फीमेल की एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो मैंने ये भी देखी है कि उनकी जो डाइट है वो बहुत ही इरेगुलर है। मतलब उनका जो ब्रेकफास्ट है वो 10-11 बजे, या फिर जो उनका लंच है वो 4 या 5 बजे, या फिर बहुत सारे काम की व्यवस्था के कारण वो डिनर या तो स्किप करती हैं, या वेट लॉस करने के लिए बहुत सारी डाइट चीज नहीं लेती हैं। तो सबसे पहले तो जंक फूड जैसी चीजें हैं। जंक फूड जो है वो हम लोग जिसको जंक बोलते हैं इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के लिए जंक है, तो उसको अवॉइड करना है। जो बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की डाइट नहीं लेनी है, मिल्क प्रोडक्ट थोड़ा रिड्यूस करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत सारी चीजों में अपने आप सुधार आना शुरू हो जाएगा। राइट। और यहाँ पे जंक का एक मीनिंग ये भी है कि हम जंक का मतलब समझते हैं कि पिज्जा बर्गर ही है। ऐसा नहीं है कि ऐसा भी है कि जो आप घर में बना रहे हो, जैसे कि हम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रोज पकौड़े तल के बना रहे हो, रोज पूरियां खा रहे हो, तो वो भी एक फीमेल के लिए बहुत हार्मफुल हो सकती है अगर आप रेगुलर बेसिस पे ले रहे हो। जी बिल्कुल। देखिए बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो बहुत पतली दुबली हैं, तो उनको भी पीसीओएस भी हो सकता है। अभी ये मिथ चल रहा है कि सिर्फ ओबीस फीमेल में पीसीओएस होता है, ऐसा नहीं है। और मैं ये कहता हूँ कि अगर आपका बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से काम करता है, तो आप कुछ भी खाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी ओबेसिटी की तरफ जा रही है और आपकी बॉडी को उतना नहीं चाहिए, तो आप सिर्फ लिमिटेड खाना खाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है और मुझे जंक फूड बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, तो इसका मतलब आपको इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। आप कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंट हो रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं डायबिटीज जो है वो आने वाली है। तो इसलिए आप अपनी पीसीओएस को बचा करके रखिए और ऐसी बीमारी को पनपने मत दीजिए जो आपकी लाइफ को बहुत बिगाड़ सकती है। सो सर, अंत में मैं चाहती हूँ कि आप हमारी जो भी फीमेल्स और जो लड़कियां हैं, अगर वो इस पॉडकास्ट को देख रही हैं
और उनके लिए फायदा हो जाए इस पॉडकास्ट के दौरान, कुछ एक टिप देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो सभी लड़कियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने मन को शांत रखें और जब भी कभी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आए तो बहुत हैवी एक्सरसाइज उस समय ना करें। हालांकि बहुत सारी फीमेल है इसको ये मानते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक्सरसाइज के लिए मना करता हूँ। बाकी अपनी जो दिनचर्या है, जो भी आपके ऑफिस के काम है, वो सब करें। और जब भी कोई ऐसी परेशानी आए तो उसके लिए होम्योपैथी का चयन करें और अपने होम्योपैथ को सारी बातें बताइए। कुछ भी आप छुपाएंगे तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ केस टेकिंग ही सब कुछ है। राइट। और मेडिसिन से जो इंडिविजुअलिस्टिक तरीके से निकाली जाती है, जो कि हमारे पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म और फॉर द पॉडकास्ट। आई एम श्योर जो आज का हमारा सेशन हुआ है उससे काफ़ी फीमेल्स को, विमेंस को काफ़ी हेल्प मिलेगी कि पीसीओएस क्या है, पीसीओडी क्या है और मैं कहाँ पे किस स्टेज पर हूँ, ताकि वो सही टाइम पर अपने डॉक्टर से मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मंजू, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बस होम्योपैथी के साथ जुड़े रहिए, आपको होम्योपैथी की मीठी गोली के साथ बहुत सारी मीठी बातें भी मिलती रहेंगी। थैंक यू।